बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। उस गरीब कॉलोनी की लोगों की जुबानों पर 2-3 दिन से सिर्फ एक ही बात का चर्चा था। अभी भी अम्मा के पास खाला फहमीदा बैठी इसी बारे में बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं नसरीन, कल हमने गोश्त बनाया था। मेरी बहू ने गोश्त की पतीली किचन में छोड़ दी। सुबह उठकर देखा, अरे उसमें एक भी बोटी नहीं बची थी और ना ही हॉट पॉट में रोटी। अब बताओ भला कौन है ये सब करने वाला। अब रिस्क का मामला है, किसी पर शक भी नहीं कर सकते। अम्मा और मैं हैरान परेशान उनकी बातें सुन रहे थे। बात ये थी कि हमारी कॉलोनी में सभी दिहाड़ीदार और गरीब लोग रहते थे। लोगों के घरों से खाना चोरी हो रहा था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग जो गिन गिन कर रोटियां पकाते थे उनके लिए खाने पकाने की चीजें ही अहमियत रखती थीं। लेकिन अब जो घरों से खाने पीने की चीजें चोरी होने लगी तो सब लोग तशवीश में मुब्तला हो गए थे। और सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे और अम्मा को थी, क्योंकि हमारा तो घर चलता ही इस खाने से था। मेरी अम्मा का नाम नसरीन था और अम्मा बहुत ही मजेदार खाना बनाया करती थी। अब्बा क्या फौत हुए, हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरा नाम उर्वा था। मुझसे छोटे 4 बहन भाई और भी थे। हम 5-6 बहन भाई स्कूल पढ़ते थे। अब्बा मजदूरी करते थे। यहाँ इस कॉलोनी में अब्बा ने बड़ी मेहनत करके एक कमरे का छोटा सा मकान बनाया था। इसी में हम सर छुपा कर रहते थे। लेकिन क्या मालूम था कि अब्बा अचानक फौत हो जाएंगे तो हम पर क़यामत टूट पड़ेगी। अब्बा एक दिन दिहाड़ी लगाने गए लेकिन जिंदा वापस नहीं आए थे। उन्हें करंट लग गया था और वो मौके पर ही फौत हो गए थे। हम 5-6 बहन भाई छोटे थे। मासूम चेहरा लिए अब्बा की मैयत के आगे रो रहे थे, जबकि अम्मा का तो और भी बुरा हाल था। अब्बा ने कभी भी अम्मा को घर से बाहर कदम रखने नहीं दिया। बेशक वो पहले से ही कपड़े वगैरह सिलाई करके अब्बा का हाथ बटाया करती थी घर के इखराजात में, लेकिन फिर भी अब्बा ने कभी उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। और जैसी भी रूखी सूखी मिलती हम सारे बहन भाई खुश होकर खा लिया करते थे। अब अब्बा के जाने के बाद अम्मा बेचारी बहुत परेशान थी। मैं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। फिर पड़ोस में रहने वाली फहमीदा खाला ने अम्मा को मशवरा दिया कि नसरीन तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, तू ऐसा कर कि इसे दुकानों पर सेल किया कर, देखना चंद दिनों में ही तेरा काम अच्छा खासा चलने लगेगा। अम्मा थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन अम्मा का ये काम मैं कर सकती थी। मेरे अंदर बहुत ज्यादा एतमाद था और मैं अपनी माँ की बड़ी सी चादर पहनकर उस दिन पहली बार घर से निकली थी और दुकानों पर जाकर पूछने लगी कि वो दोपहर का खाना किससे मंगवाते हैं। हमारी कॉलोनी से थोड़ा फासले पर ही बहुत बड़ी मार्केट थी, जहाँ पर अच्छे खासे कारोबारी लोगों की दुकानें थी। फिर वो कहने लगे कि हम तो दोपहर का खाना बिरयानी या फिर किसी दूसरे रेस्टोरेंट से पका पकाया मंगवा लेती हैं। तो मैं उनसे इल्तिजा करने लगी कि अंकल, मेरी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप प्लीज हमसे खाना खरीद लिया करें। यूँ वो नेक दिल लोग फौरन ही राजी हो गए। मुझे पहले ही दिन 10 दुकानों का ऑर्डर मिला था। खुशी से मेरा बुरा हाल था। फिर अम्मा ने खाना बनाने का आगाज किया और मैं वो खाना लेकर दुकानों पर फरोख्त करने लगी। किसी की फरमाइश होती कि सुबह का नाश्ता आलू पराठे की सूरत में हो, तो किसी को मीठा पराठा चाहिए, किसी को अंडे पराठे का नाश्ता। गर्ज के जिस चीज की भी फरमाइश होती वो लोग हमें एक दिन पहले ही बता दिया करते थे और अम्मा उनकी फरमाइश पर उनकी पसंदीदा डिश बनाती थी। यूं वो खुश होकर खाना खरीद लिया करते थे। शुरू में अम्मा और मैं बहुत कम मुआवजा ले रहे थे, लेकिन फिर जब दुकानदारों ने देखा कि अम्मा के हाथ में बहुत जायका है और खाना बहुत मेहनत से पकाया जाता है, तो उन्होंने खुद ही मुआवजा बढ़ा दिया था। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। सब लोग मेरी अम्मा की तारीफें करते कि नसरीन देखो कैसे इज्जत से सर छुपा कर अपना काम कर रही है और अपने बच्चों को भी पाल रही है। पूरे मोहल्ले में अम्मा की बहुत इज्जत थी। मेरी अम्मा बहुत रहमदिल औरत थी। अक्सर ही फकीर दरवाजे पर आते तो अम्मा कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती थी। अम्मा की देखा देखी ऐसी ही कई आदतें मैंने भी डाल ली थी, लेकिन अम्मा इस बात पर परेशान रहती कि अब मैं जवान हो रही थी, 16वें साल में थी और दुकानों पर जाना मेरा रोज का मामूल था, क्योंकि मुझसे छोटे 4 बहन भाई स्कूल पढ़ रहे थे, जबकि मैं प्राइवेट मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मोहल्ले में ये अजीबो गरीब वाकया हुआ तो सब ही लोगों में शदीद तशवीश फैल गई। ज्यादा परेशानी मुझे और अम्मा को हुई थी। फिर उस रात में अम्मा से कहने लगी, अगर अम्मा हमारे घर से भी खाना चोरी होने लगा तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
अम्मा कहने लगी कि गरीबों के साथ खुदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मोहल्ले में एक नया खानदान भी आकर बसा था। वो सब लोग बड़े ही अजीब थे, बस सब घरों में कैद रहते और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अक्सर लोग उनके बारे में अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। फिर उस दिन फहमीदा खाला आकर अम्मा से कहने लगी, अरे जब से ये किराएदार आकर बसे हैं, जब से ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो अम्मा कहने लगी, अरे आपा, किसी पर शक नहीं कर सकते, पता नहीं किसकी क्या मजबूरी होगी जो खाना चोरी कर रही है। वैसे भी हमें पड़ोसियों का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। अम्मा की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। फिर उस दिन मैं छत पर खड़ी इधर उधर झांक रही थी जब मैंने अपने बराबर वाला ये घर देखा जो अक्सर किराए पर खाली रहता था, लेकिन आज इसमें एक खानदान रह रहा था। मैंने सहन में बैठे हुए 2 बच्चों को भूख से रोते हुए देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अब मैं अपने आप में अजीब सा महसूस कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि दुकानों पर जो खाना मैं सेल करने जा रही हूँ उनमें से इन बच्चों को भी दे दूं, क्योंकि वो बच्चे भूखे लग रहे थे, ऊपर से बिल्कुल अकेले घर के सहन में बैठकर रो रहे थे। तभी मैंने अम्मा से बगैर पूछे एक टिफिन उठाया और उस घर में चली आई। मैंने देखा सामने ही एक औरत बैठी थी, काले रंग का लिबास पहने। उसके बराबर में 4 बच्चे भी बैठे थे, जबकि एक आदमी चारपाई पर लेटा था, लेकिन वो शक्ल से बीमार लग रहा था। मेरे हाथ में जैसे ही उन्होंने खाने का टिफिन देखा तो अचानक चारों बच्चे मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो गए। मैंने जल्दी से वो खाना उन्हें दे दिया। मैंने देखा वो बच्चे कई दिनों से भूखे लग रहे थे। अब मुझे कुछ शक होने लगा, कहीं मोहल्ले से खाना चोरी करने के पीछे इनका हाथ तो नहीं है। लेकिन ऐसे किसी के बारे में सोचना भी गुनाह था। यही सोचकर मैं अपने आप को मुतमईन करके वापस आ गई। फिर मैंने अम्मा को बता दिया कि मैं एक टिफिन बराबर में रहने वाले किराएदारों को देकर आई हूँ, क्योंकि वो नए नए इस मोहल्ले में आकर बसे हैं। ऐसे लगता है बहुत गरीब हैं। अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अगर उनका रिस्क लिखा था तो मुझे क्या एतराज होना है। भला वैसे भी हमें पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ही मैं छत पर खड़ी उस खानदान को देखती रहती। उनके 4 बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी, लेकिन शौहर तो बिस्तर से उतरता ही नहीं था। शायद वो या तो माजूर था या फिर बीमार। जबकि बीवी एक दरख्त के नीचे बैठी रहती। चारों बच्चे यूं ही खेलते रहते या फिर रोते रहते, शायद भूखा होने की वजह से। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा कहने लगी, दुकानों पर खाना देने के बाद जो भी खाना बचेगा वो हम इन्हें दे दिया करेंगे। इस तरह हमें सवाब भी मिलेगा और किसी गरीब को खाना भी। मैं खुश हो गई थी। अक्सर ही थोड़ा बहुत खाना बच जाया करता और मैं खुशी खुशी लेकर उस घर में लेकर आ जाती। उन बच्चों के चेहरों पर खुशी आ जाती, जबकि औरत हर वक्त उदास रहती। दिल तो चाहता था कि मैं उस औरत से पूछूं कि वो इतनी उदास क्यों रहती है और उसके शौहर को क्या तकलीफ है, लेकिन मेरी हिम्मत ही न बढ़ती, क्योंकि आज तक उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया था। बस चुपचाप वो खाना थाम लेती थी। यूं ही कई दिन गुजर गए। अचानक ही मोहल्ले वाले कहने लगे कि पहले जो खाना हमारे घरों में चोरी हो रहा था अब वो बंद हो गया है। लगता है कि चोर खुद ही तंग आकर इस मोहल्ले से भाग गया है। लेकिन मेरे दिल में शक था। मुझे पूरा यकीन था कि ये जो बराबर में किराएदार आकर बसे हैं, इस सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। जाहिर है जब बच्चे भूखे होंगे तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया था। सारे मोहल्ले के लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए था कि कुछ गरीब लोग ऐसे भी मोहल्ले में रह रहे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। हमारा काम कुछ महीने तक खूब अच्छी तरह से चलता रहा, लेकिन अम्मा को न जाने किसकी नजर लग गई। अम्मा बीमार पड़ गई, इस कदर बीमार पड़ी कि उनसे चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। अब घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। मैं बड़ी परेशान थी। उस दिन मैं मायूस होकर छत पर गई। मैं सोचने लगी कि जब दुकान पर खाना जाना बंद होगा तो ये खानदान भी भूखा सोएगा। इसी परेशानी में मैं उन्हें देखने गई थी, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि ये घर बिल्कुल खाली पड़ा था। वो जो भी थे सब घर छोड़कर जा चुके थे। एक बार फिर से ये घर वीरान नजर आ रहा था। अब मैं हैरान थी कि ये सब कहाँ चले गए। फिर मैं नीचे आकर अपनी माँ को देखने लगी, जिसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा तुम्हें क्या हुआ है, खुदा के लिए अपने आप को संभालो, वरना हम सारे बहन भाइयों को क्या होगा। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी, मेरे जाने के बाद तुझे ही अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना होगा, इसलिए आज के बाद तू खाना बनाया करेगी। मैं रोने लग गई थी। मैं कहने लगी, अम्मा
मैं भला खाना कैसे बना सकती हूँ, मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी जायका नहीं। अम्मा कहने लगी, कोशिश कर बेटा, तू बना लेगी। तभी अम्मा के कहने पर मैंने खाना बनाया, लेकिन वो इस कदर बदजायका बना कि दुकानदार कहने लगे, हमें जायकेदार खाना चाहिए, अगर नहीं बनाया जा रहा तो हमें बता दो, हम किसी और से मंगवा लिया करेंगे। 2-3 दिन उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर कहने लगे, हमें ये खाना नहीं चाहिए, और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। अम्मा को परेशान भी नहीं कर सकती थी, ये बताकर कि मेरा बदजायका खाना लेने से दुकानदारों ने इनकार कर दिया है। बस मैं चाहती थी कि किसी तरह अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। उस रात मैं गोश्त का सालन बना रही थी, क्योंकि दुकानदारों ने साफ कह दिया था कि हम 1-2 दिन और देखेंगे, अगर आपका खाना बदजायका हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारा लगा लगाया रोजगार अचानक छिन जाता अगर दुकानदार खाना लेने से इनकार कर देते। यही सोचकर मैं बड़ी मेहनत कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो निकाब पोश औरत मेरे सामने खड़ी थी। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि वो कौन है। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, तुम्हारी अम्मा बीमार है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? मैं हैरानी से उससे पूछ रही थी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, तुम वो खाना दुकान पे जाकर सेल करना, देखना उन्हें बहुत पसंद आएगा। वो सब बातें जानती थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। फिर वो अंदर आई और उसने अपने हुनरमंद हाथों से इस कदर लजीज खाना बनाया कि इसकी खुशबू से मैं हैरान रह गई। अम्मा भी हैरान थी कि कौन है जो खाना बना रही है। सारे बहन भाई उठकर बैठ गए थे। पूरे मोहल्ले में इस खाने की खुशबू फैल गई। वो औरत मुस्कुराती हुई खाना बनाती रही, जबकि उसकी जुबान मुसलसल कुछ कह रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। खाना बनाने के बाद जैसे ही वो आई थी, ऐसे ही चुपचाप उठकर चली गई। मैं उसे आवाज देकर रोकना चाहती थी। मैं उसे पहचान तो गई थी कि ये औरत वही थी जो अपने 4 बच्चों के साथ बराबर वाले किराए के घर में रहती थी। मैं इससे बहुत से सवालात का जवाब जानना चाहती थी कि वो अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई और अब उसका गुजारा कैसे होता है, लेकिन वो खाना बनाकर जा चुकी थी। फिर दूसरे दिन मैंने वो खाना पैक किया और दुकानों पर पहुंचाने लगी। जैसे ही शाम को बर्तन लेने गई तो दुकानदार कहने लगा, आज वाला खाना तो लड़की तुमने बहुत ही लजीज बनाया है, क्या तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है? मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी, नहीं, ये खाना तो मैंने बनाया है। तो वो हैरत से कहने लगी, अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारी माँ से भी ज्यादा जायका है, अब हम तुमसे ही खाना खरीदा करेंगे। चेहरे पर बेतहाशा खुशी लिए मैं वापस आ गई थी। फिर मैं अम्मा से लिपट गई और कहने लगी, अम्मा, उन्हें खाना बहुत पसंद आया, उस औरत ने तो हम पर बड़ी मेहरबानी की, काश वो रोजाना आ जाए खाना बनाने के लिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अम्मा कहने लगी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, यकीनन अल्लाह ने ही उसे हमारे घर भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए। फिर तो जैसे अल्लाह ने हम पर करम किया, अब वो औरत रोजाना आती और खाना बनाकर चली जाती। किस कदर लजीज खाना होता कि सारे मोहल्ले वाले तारीफें करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि नसरीन की बेटी नसरीन से भी ज्यादा जायकेदार खाना बनाती है, क्योंकि उनके घर से खाने की बहुत लजीज खुशबू आती है। मैंने आज तक किसी को भी ये राज नहीं बताया था, क्योंकि उस औरत ने मुझे सख्ती से मना किया था। उसका कहना था कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, मैं यहाँ आती हूँ तो सबसे छुप कर, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करने आती हूँ। उसके कहने पर मैंने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया था और सबसे झूठ कहती कि खाना मैं ही बनाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता खाने के चर्चे दूर दूर तक फैले तो फहमीदा खाला मुझे मशवरा देते हुए कहने लगी, लड़की, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, तू अपना खुद का होटल क्यों नहीं खोल लेती, साथ में अपने दोनों छोटे भाइयों को भी लगा लेना। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, क्योंकि मेरी आंखों ने भी बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो खाना बनाने वाली मैं नहीं, बल्कि वही मेहरबान औरत थी जो हर रात मेरी मदद के लिए आती थी। फिर उस दिन वो आई तो मैं इस कदर उदास थी, काश उससे ये हुनर मैं भी हासिल कर सकती, लेकिन हर एक के हाथ में ऐसा जायका नहीं होता। अम्मा कहती कि वो औरत जब आती है मुझे सिर्फ उसकी परछाई नजर आती है, कभी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो मेरे सामने बैठी होती, मैं उसे गौर से देखती रहती, वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर उस दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने उससे पूछ लिया, आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करती हैं, मैंने तो आपके ऊपर कोई इतना बड़ा एहसान भी नहीं किया था। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था मेरी बेटी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी सच्चाई क्या है, क्या तुम जानना चाहती हो?
मैं खुश होकर कहने लगी, क्यों नहीं, मैं तो पहले ही दिन से आपसे ये बातें पूछना चाहती थी कि आप चुपचाप इस मोहल्ले से कैसे चली गईं? क्या सारे घरों से जो जो खाने चोरी होते थे उनके पीछे आपका हाथ था? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, तुमने जो भी मेरे बारे में सोचा वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मेरी सच्चाई बहुत ही अलग है। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मैं एक जिन्स आती हूँ, दूसरी दुनिया से आई हूँ, ऐसी मखलूक जो अपनों की ठुकराई हुई थी। मेरा पूरा खानदान भूखा प्यासा अपने कबीले से निकाल दिया गया था, जिसमें मेरे 4 बच्चे और मासूर शौहर शामिल था। मैं आंखें फाड़े दहशत से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसकी सुनहरी आंखें, अजीबो गरीब चेहरा और हुलिये से वो वाकई किसी दूसरे कबीले की मखलूक लग रही थी। मुझे यूं खौफसदा देखकर वो कहने लगी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और हमारा इस घर में आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम चंद दिनों के लिए अपनी आजमाइश को गुजारना चाहते थे। पहले हमारा पूरा खानदान एक जिन्नात के कबीले में रहता था, लेकिन फिर मेरे शौहर ने सरदार, जो कि बहुत जालिम इंसान था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। मेरे शौहर ने सारे जिन्नात को इस बात पर आमादा किया कि इस जालिम जिन्सात को सरदारी से हटा देना चाहिए। ये बात उन्हें सख्त बुरी लगी और वो हमारे ही दुश्मन बन गए। अब वो जालिम जिन्सात जो कबीले का सरदार बना हुआ था, उसने हमें पहले तो अपने पास कैद करके एक कुएं में फेंकवा दिया। उसके बाद मेरे शौहर को हमेशा के लिए मासूर कर दिया। मैं पागलों की तरह अपने शौहर को ढूंढती भी रही थी, लेकिन वो मुझे एक जंगल में नजर आए तो मैं उन्हें उठाकर घर ले आई। फिर उन्होंने रात को ही हमें भूखा प्यासा, मुझे और मेरे बच्चों समेत इस कबीले से निकाल दिया। हम रोते बिलखते इंसानों की दुनिया में भटकते फिर रहे थे। फिर नाचार उसी खाली घर में रहने लगे। हम जानते थे कि उस घर में रहने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तभी हमने एक आदमी की जेब से पैसे निकाल लिए थे। ये सिर्फ हमारी मजबूरी थी। अब अगर हम और पैसे चोरी करते तो सबको हम पर शक हो जाता, इसलिए हम खाना चोरी करने लगे। लेकिन ये बात जब पूरे मोहल्ले में फैल गई तो सब हमें शक भरी नजरों से देखने लगे। क्योंकि हम बहुत गरीब थे, इसलिए अब मैं खौफजदा रहने लगी और अपने बच्चों को उस कमरे में ही रोक कर रखती, वरना वो हर रात पूरे मोहल्ले में पहुंच जाया करते। उन्हें जो चीज भी अच्छी लगती वो चोरी कर लेते। लेकिन जब मुझे लगा कि ये लोग हमें इस मोहल्ले से निकाल देंगे तो हम 3 दिन से इस घर में भूखे प्यासे बैठे थे। जब तुम खाना लेकर आई, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना भी मेहरबान हो सकता है। फिर 1-2 दिन नहीं, तुम तो हर रोज हमारे लिए खाना लेकर आती, जिसे देखकर मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। फिर मैंने दिल ही दिल में फैसला किया था कि जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और इतनी ताकतवर हो गई कि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं और मेरा पूरा खानदान जिन्नात के कबीले में वापस जा सके, उस दिन के बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम और तुम्हारी माँ जिस कदर गुर्बत भरी और मुशक्कत तलब जिंदगी गुजार रहे थे, मैं इसे बदलना चाहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करने लगी और हम ये मोहल्ला छोड़कर एक दूसरी जगह चले गए। उस बस्ती में जहाँ पर दरवेश फकीर रहते थे, वहाँ पर एक ऐसा आमिल भी रहता था जो एक जिन्सात था। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार था। अब मैं इतनी ताकतवर होना चाहती थी कि अपनी माजूर शौहर का बदला ले सकूं, वो भी उस जालिम सरदार से। यही वजह थी कि मैंने दिन रात कोशिश की, क्योंकि मेहनत करते हुए मैंने तुम दोनों माँ बेटी को देखा था। मुझे बहुत खुशी होती कि तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारे लिए खुदा ने रिस्क के दरवाजे कैसे खोल रखे हैं। मुझे ये बात खुशी देती थी, इसीलिए मैंने मेहनत जारी रखी और एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज मेरा पूरा खानदान अपने कबीले में रह रहा है और मेरे शौहर से आकर उस सरदार ने खुद माफी मांगी। फिर कई दिन गुजर गए और एक दिन मैंने तुमसे मिलने का सोचा। उस रात जब मैं तुम बैठकर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, तो मैं तुमसे मुलाकात करने आई थी। लेकिन मैं अपनी ताकत की वजह से सारी परेशानी समझ गई कि तुम्हें खाना पकाने के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है, और फिर मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। जब भी तो मैं रोजाना तुम्हें खाना बना कर देती हूँ ताकि तुम्हारा काम ऐसे ही चलता रहे। मैं हैरत से दंग रह गई थी। उस जिनजादी की अजीब व गरीब बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। उस रात की तन्हाई में सिवाय मेरे और उसके इस घर में कोई भी नहीं जाग रहा था। उसकी सारी बातें मैं अकेले ही बैठकर सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी उस दिन सब लोग जान जाएंगे कि ये मजेदार खाना मैं नहीं बल्कि तुम बनाया करती थी। और मेरी अम्मा तो अब बीमार रहती हैं, उनसे तो चारपाई से उठा भी नहीं जाता। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी ही मदद करती रहूंगी।
अब तुम ये खाना किसी बड़े होटल पर सेल करना जहाँ पर तुम्हारी शोहरत हो। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान के तौर पर देखना चाहती हूँ। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराती थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। फिर उसके कहने पर ही मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया और दूसरे ही दिन उसका आगाज कर दिया। हर रात 12 बजे वो जिनसादी घर आती, खाना बनाती और मैं इस खाने को सेल करती। अम्मा का इलाज भी करवा रही थी और साथ ही छोटे बहन भाई स्कूल भी पढ़ रहे थे। यूं तो मैं खाना बनाने में इतनी माहिर नहीं थी, लेकिन उस जिनसादी की मदद से मेरी एक पहचान बनती जा रही थी। जो भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता वो मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। कहता कि लड़की, तुम कितना जायकेदार खाना बनाती हो। मैं इस तारीफ पर खुश हो जाती। दिल में सोचती कि ये तारीफ तो मेरी नहीं बल्कि उस जिनसादी की है, क्योंकि हकीकत में खाना बनाने वाली तो वही थी। लेकिन एक दिन वो आकर कहने लगी, अब हमेशा के लिए मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। पीछे से तुमने ही अकेले ये सब संभालना है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं कभी भी ऐसा जायकेदार खाना नहीं बना पाऊंगी। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने खाना नहीं बनाना है, बल्कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। अब मैं हैरत से देख रही थी कि वो मुझे क्या चीज देने वाली थी। तभी उसने अपनी चादर में छुपी हुई एक चीज मेरे सामने रखी। मैंने देखा वो मिट्टी की एक हंडिया थी। मैं हैरत से उस हंडिया को देख रही थी। फिर वो राजदारी से कहने लगी, ये जादुई हंडिया है, बस तुम इसमें सारी चीजें डाल देना जो जो सामान हो। ये हंडिया खुद ब खुद वैसा ही जायकेदार खाना बना कर रख देगी और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये हंडिया ऐसी है जो मैंने एक बहुत बड़े आमिल जिन्नात से हासिल की है, बदले में अपनी कुछ ताकत देकर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। अब तुमने इसका राज कभी किसी को नहीं बताना। याद रखना, अगर तुम्हारे अलावा कभी किसी और ने इस हंडिया में खाना पकते देख लिया तो इसकी सारी ताकत गायब हो जाएगी और फिर ये जादुई हंडिया नहीं बल्कि एक आम हंडिया बन जाएगी। मैंने ये बात अपने दिल पर नक्श कर ली थी। अब मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। फिर वो कहने लगी, ये हंडिया तुम मुझसे भी ज्यादा जायकेदार खाना बनाया करेगी। देखना, तुम अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की करोगी, इसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। मैं खुश होकर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो कहने लगी, मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करने जरूर आऊंगी, प्यारी लड़की, लेकिन जब तक वक्त बहुत तब्दील हो चुका होगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अब मैं बड़े गौर से उस हंडिया को देख रही थी जो मेरे सामने रखी थी। फिर दूसरे ही दिन मैंने अपने काम का आगाज किया। सबसे छुप कर मैं उस हंडिया में खाना बना रही थी। मैंने देखा घर में सब सो रहे थे और मुझे अकेले ही ये काम करना था। उस दिन मैंने जायकेदार बिरयानी बनाई और फिर वो ऐसी लजीज बिरयानी पककर तैयार हुई। दूसरे दिन जब मैंने उसे रेस्टोरेंट पर फरोख्त किया तो सब तारीफ करने लगे और मुझे कहने लगे, वाह लड़की, तुम हो तो छोटी सी लेकिन जायकेदार खाना बनाती हो, वाकई तुम बहुत तरक्की करोगी। मैंने अपने रेस्टोरेंट पर कोई भी मुलाजिम नहीं रखा था। वैसे भी एक छोटी सी जगह थी, 3-4 कुर्सियां डालकर और एक छोटी सी मेज थी। साथ में अपने दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ काम पर लगा लिया था। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई अच्छा सा इंतजाम कर सकती, लेकिन फिर भी अब बहुत ज्यादा रश रहने लगा था। अब मैं पूरी रात जाकर खाना बनाती। लेकिन एक दिन अम्मा की नजर उस हंडिया पर पड़ी। वो बमुश्किल मेरे पास आई और कहने लगी, ये क्या, तुम मिट्टी की हंडिया में खाना क्यों बना रही हो? सारे बर्तन कहाँ गए? मैं घबरा कर कहने लगी कि अम्मा, उस हंडिया में बहुत जायकेदार खाना बनता है और सब शौक से खाते हैं। इसमें पकने वाले खाने का जायका अलग होता है। अम्मा ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी थी। उधर हंडिया में मैं खाना पकाती, उधर वो खाना हाथों हाथ फरोख्त हो जाता। यूं मुझे दिन रात तरक्की मिलने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये हंडिया नहीं बल्कि पैसों का एक खजाना है। उस जिनजादी की दी हुई जादुई हंडिया ने तो बिल्कुल नसीब ही बदल डाले थे। अब मेरा गल्ला पैसों से भरा रहने लगा। फिर मैंने अपना घर बनवाना शुरू किया, वो घर जिसके सपने कभी मेरी आंखों ने देखे थे। फकत 18 साल की उम्र में मैंने अपना एक खूबसूरत घर तामीर करवा लिया था। पूरे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, जो गरीब बस्ती के नाम से मशहूर थी, लेकिन इस मोहल्ले में जब मैंने अपना घर बनवाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक यतीम लड़की जिसकी माँ और वो खाना बेचकर अपना गुजारा करते थे, आज इस कदर अमीर हो गई कि उसने महल जैसा एक खूबसूरत घर भी बनवा लिया और साथ ही अपना पूरा घर भी चला रही है। कैसे इसके हालात बदले, हर एक की आंखों में तजस्सुस था। सब मुझसे जानना चाहते थे, लेकिन मैंने ये राज किसी को भी नहीं बताया था।
हत्ता कि अपनी माँ को भी नहीं। बस चुपचाप मैं वो खाना बनाती और खाना जाकर फरोख्त हो जाता। अब मैंने बड़े बड़े शेफ रख लिए थे, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट अब कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं रहा था, बल्कि शहर का जाना पहचाना रेस्टोरेंट बन गया था। अब मैंने उस हंडिया को हमेशा के लिए अपने कमरे में एक खुफिया अलमारी में छुपा कर रख दिया था, जो सिर्फ मैं ही देख सकती थी। मेरे अलावा इस हंडिया तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था। एक दिन मैं सो रही थी जब मुझे अपने दरवाजे पर हल्की सी आहट महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जैसे ही 2-3 दफा आवाज लगाई, कौन है, कौन है, तो किसी के तेजी से भागने की आवाज आई थी। मेरा दिल धक से रह गया। तो क्या कोई चोर वगैरह इस घर में आ गया था? ये सारी आवाजें अम्मा और दूसरे घर वालों ने भी सुनी थी। अब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सच में ही कोई इस घर से तेजी से निकला था। अम्मा कहने लगी, ये कौन है और क्यों चोरी करने आया था? तूने पैसे तो अपने कमरे में नहीं रखे हुए। मैं हैरत से कहने लगी, अम्मा वो तो मेरे कमरे तक पहुंच गया था, लेकिन ये चोर जो भी था वो पैसों की गर्ज से नहीं आया था, क्योंकि घर में तो पैसे होते ही नहीं थे। मैं अपने सारे पैसे बैंक वगैरह में ही रखाया करती थी। लेकिन उस दिन मैं अपने रेस्टोरेंट में जा रही थी जब मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं जैसे ही पलट कर देखती तो कोई तेजी से भागकर करीबी झाड़ियों में छुप जाता। न जाने क्यों कोई मुझ पर हमला करना चाहता था, या मुझसे क्या चाहता है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं खौफजदा सी सुनसान रास्ते पर चलती जा रही थी जब अचानक ही तेजी से कोई मेरे सामने आया। वो काले कपड़ों में मलबूस एक खौफनाक सूरत वाला आदमी था। फिर वो गुस्से से मुझे कहने लगा, लड़की वो जादुई हंडिया मेरे हवाले कर दे। देख वो मेरी है। वो जिनजादी उस हंडिया को मुझसे चुरा कर ले गई थी। मेरी हैरत से आंखें फैल गई थी। उस जादुई हंडिया का राज भला इसे कैसे मालूम हुआ? मैं खौफजदा से उसे देख रही थी। फिर वो कहने लगा, मुझे मालूम है कि तेरे पास वो हंडिया है। देख वो हंडिया मेरी है। उस पर मैंने काफी अमल किए हैं, जिसकी वजह से वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उससे जो भी हुक्म दिया जाए वो फौरन ही पूरा कर देती है। अगर वो मेरी नहीं होती तो मुझे उसके बारे में इतनी मालूमात कैसे है? इसलिए इस बात को समझो और उससे मेरे हवाले कर दो। मैं खौफजदा से लहजे में उस आदमी से कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो? और जिसने मुझे वो हंडिया दी है उसने इसका राज किसी के सामने भी जाहिर ना करने का मुझसे वादा किया था, लेकिन अब मैं वो हंडिया तुम्हें कैसे दे दूं? तो वो कहने लगा कि आज नहीं तो कल मैं तेरे घर से वो हंडिया छीन कर ले जाऊंगा, और अगर तूने उसे मेरे हवाले नहीं किया तो मैं पूरे शहर में तुझे बदनाम कर दूंगा कि तेरे हाथ में कोई जायका नहीं, तू सबसे झूठ कहती है। तू एक फौहड़ और बदजायका खाना पकाने वाली लड़की है। यूं तेरा चलता हुआ रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और तू अर्श से फर्श पर आ जाएगी। जो तू इतना फख्र करती है कि तूने इतनी कम उम्री में इतने ढेर सारी दौलत जमा कर ली, वो सब पानी में मिल जाएगी। याद रखना, बस मेरा मुंह खोलने की देर है, इसलिए चुपचाप वो हंडिया मेरे हवाले कर दो। मैं उसकी बातें सुनकर सहम गई। फिर उससे कहने लगी, लेकिन तुम हो कौन? उसने मेरी आंखों में झांका और फिर कहने लगा, अगर ये राज जानना है तो कल रात 12 बजे उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो जाना, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर वो वापसी के लिए पलट गया था। मैं दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही। उसकी चाल बड़ी ही अजीब थी। पूरा दिन मेरा परेशानी में गुजरा। लोग आकर मुझसे पूछते रहे कि मैडम आज आपको क्या हुआ है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं, लेकिन मैंने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया था। मैं उस जादुई हंडिया को किसी कीमत पर भी उस आदमी के हवाले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई थी। ये सोच रही थी कि वो आदमी बहुत गजबनाक और ताकतवर लग रहा था। वो जरूर मुझसे वो हंडिया छीन लेगा। अगर मैंने उसे नहीं दी तो वो जबरदस्ती मुझसे ले लेगा या फिर मुझे बदनाम कर देगा। दूसरे दिन मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी, लेकिन अचानक ही वो दरख्त के पीछे से निकल कर आया। मुझे देखते हुए कहने लगा, मैं एक आमिल हूँ, एक जिनसाद आमिल, मैं कोई इंसान नहीं। वो जिनसादी जिसने तुम्हें ये हंडिया दी थी वो मेरी दुश्मन है, क्योंकि उसको और उसके शौहर को कबीले से निकालने वाला मैं था। दरअसल मैंने ही उस सरदार से उसकी शिकायत की थी कि वो तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश रचा रही है, इसीलिए उसने मेरे कहने पर उन दोनों को कबीले से निकाल दिया। बल्कि जब वो और उसका शौहर कैद में थे तो मैंने उनका हशर बुरा कर दिया था, क्योंकि मैं उस जिनसादी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने किसी दूसरे जिन्नात से शादी कर ली तो मेरे अंदर हसद जाग गया। इसीलिए मैंने उसे बदला लेने का सोचा और उसे और उसके बच्चों को कबीले से निकलवा कर ही दम लिया। लेकिन मैं हर काम अपना उसी जादुई हंडिया से किया करता था।
फिर उसने एक बूढ़े आमिल की मदद ली और धोखे से वो हंडिया गायब करवा दी। फिर मैंने अमल किया तो मुझे पता चल गया कि वो हंडिया उसी जिनसादी ने चुराई है। लेकिन जब वो कबीले में वापस आ गई तो मैं उससे पूछ पूछ कर थक गया कि वो हंडिया कहाँ है, मुझे मेरी हंडिया वापस दे दो। लेकिन उसने वो नहीं दी। अब काफी अरसा गुजर गया। फिर आखिरकार मेरी अनथक मेहनत के बाद मुझे मालूम हुआ कि उस जिनसादी ने वो हंडिया तुम्हें दे दी थी। तुम ही इसकी मालकिन बन गई हो। अब वो मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि तुम एक आदमजाती हो। अभी तक तुमने इससे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब वो मेरी है और उसे मेरे पास ही आना था। मैं उससे कहने लगी, ठीक है, मैं आपकी वो अमानत आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मैं उस जिनसादी से मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर मैंने वो हंडिया आपके हवाले की तो वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी। ये कहकर वो लम्हे भर को खामोश हुआ। फिर कहने लगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी जिन्नात की दुनिया में जाना पड़ेगा। क्या वहाँ जाने के लिए तैयार हो? सोच लेना, हमारी जिन्नात की दुनिया बहुत खौफनाक होती है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं उससे कहने लगी कि ठीक है, मुझे कोई डर नहीं, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह मुझे बस वहाँ ले चलो। जिनसाद मुझे अपने साथ ले जाने पर राजी हो गया। फिर दूसरे ही दिन मैं उसके साथ उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार थी। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इतने सालों बाद मैं उस जिनसादी से मुलाकात करने वाली थी। अब मैं जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई थी। मैंने देखा ये खूबसूरत बाग था जिसमें वो जिनसादी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गई, लेकिन अचानक ही उसकी नजर अपने दुश्मन पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। फिर वो कहने लगी, क्या तुम इसके साथ मिल गई हो? इसके साथ यहाँ क्यों आई हो? मैं उससे घबराते हुए लहजे में कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इतने सालों से आपसे मुलाकात नहीं हुई और आज आपसे इस हंडिया का राज पूछने आई हूँ। उसने लम्हे भर को मुझे देखा, फिर कहने लगी, हाँ, ये सच है कि ये इसी आमिल की हंडिया थी, लेकिन ये मेरा दुश्मन है क्योंकि इसने मुझे और मेरे शौहर को कबीले से निकलवाया था। इसलिए मैंने भी बदले में इसकी वो सारी ताकत जो उस हंडिया में कैद थी छीन ली, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन अब ये हंडिया वापस लेना चाहता है। मैं उससे डरते डरते कहने लगी तो वो कहने लगी कि ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम अपनी खुशी से इसे देना चाहती हो तो दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ये सुनकर तो मैं भी खौफजदा हो गई, लेकिन जिनसादी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन अगर तुम वो हंडिया इसे दोगी तो तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई। फिर वो जिनसादी कहने लगी कि तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ और तुम मेरे सामने ही वो हंडिया इसके हवाले कर देना। मैं इस बात पर राजी हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस शैतान जिनसाद के दिमाग में क्या मंसूबा पल रहा है। जैसे ही मैंने वो हंडिया उसके हवाले की तो एकदम से ही वो कहकहा लगाकर हंसा और फिर जोर जोर से कहने लगा, अब बदला लेने का वक्त आ गया है, वो बदला जिसे लेने के लिए मैं पिछले 3-4 साल से तड़प रहा हूँ। अब मैं उस जिनसादी को इस हंडिया में कैद कर दूंगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत करना, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है। अगर तुम किसी के साथ जुल्म करोगे तो खुदा तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा। ये सुनकर वो लम्हे भर को खामोश हो गया। फिर कहने लगा, आखिर तुम उससे इतना लगाव क्यों रखती हो? वो बहुत ही चालाक और मकार है। तो मैं कहने लगी, उसने उस वक्त मेरी मदद की जब हमारे घर में फाके थे, खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। मेरी माँ बीमार थी, लेकिन वो हर रात मेरे पास आती थी, मेरी मदद करती थी। उसने ही मुझे इतनी तरक्की दी, एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाए थे, वो भी उस जादुई हंडिया के जरिए। आज हमारा घर खुशहाल है तो उस जिनसादी की वजह से, क्योंकि उसने मुझे अपनी बेटी कहा था। वो बहुत ही मेहरबान और नेक है। ये सुनकर वो खामोश हो गया और एकदम से कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी इन प्यारी बातों की वजह से मैं उससे बदला नहीं लूंगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने कबीले में वापस। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मुझे डर भी लग रहा था कि सच में ही वो जिनसादी किसी परेशानी में मुब्तला ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार फिर से उससे मिलना चाहती थी। अब मुझे तो जिन्नात की दुनिया का रास्ता भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई और दिल ही दिल में उसी जिनसादी को याद करने लगी। तभी वो पलक झपकते में मेरे सामने आ गई। फिर कहने लगी, क्या हुआ मेरी बेटी, तुमने मुझे क्यों याद किया? तो मैं उससे कहने लगी, मैं आपको देखना चाहती थी कि आप खैर खैरियत से हैं। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कभी भी कोई आपको तकलीफ पहुंचाए।
तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं बहुत ताकतवर हो चुकी हूँ। खास तौर पर से अब तो मेरे बच्चों की ताकत भी मेरे साथ है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई तो वो कहने लगी, जैसे तुम जवान हो गई हो, तुम्हारे बहन भाई बड़े हो गए हैं, इसी तरह तुम्हारी माँ भी एक ताकतवर औरत बन गई है और मेरे बच्चे जो जिन्नात के बच्चे हैं वो मुझसे ताकत में कई गुना है, इसलिए अब मुझे किसी का खौफ नहीं। वो वाकई में एक बहादुर जिनसादी थी। फिर मैं उसे खुश देखकर बेतहाशा खुश हुई। फिर वो कहने लगी, जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो इस दरख्त के नीचे आ जाना, मैं तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगी। अब मैं घर चली आई थी। कई दिनों तक मुझ पर इस मुलाकात का असर हावी रहा। अब तो अम्मा भी भली चंगी हो गई थी क्योंकि मैंने उनका बहुत महंगे अस्पताल में इलाज करवाया था। अब अम्मा मुझसे कहती कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अम्मा से कहती कि अभी 1-2 साल में मजीद शादी नहीं करना चाहती, जब तक छोटे बहन भाई और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर लेते। मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की जिसे खाना बनाने का बहुत शौक था, वो मेरे पास आकर रहती कि बाजी मुझे भी आपके पास काम करना है। मैंने उसे रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम दे दिया था, लेकिन उसकी आंखों में भी बड़े बड़े ख्वाब थे। फिर मैं उससे कहती कि एक दिन तुम भी बहुत तरक्की करोगी। वो मेरी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराती थी। वो एक यतीम लड़की थी, उसे देखकर मुझे अपना वक्त याद आ जाता। मैं भी उसकी चुपके चुपके मदद करती। यूं कई साल गुजर गए। अब अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। एक बहुत अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आया और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छे शौहर का साथ नसीब हुआ था, जो मुझे समझता था, मेरा ख्याल रखता था। फिर मेरी जिंदगी इतनी हसीन हो गई। अब मेरे 2 बच्चे भी थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मैंने अपना वो पूरा रेस्टोरेंट छोटे भाई के हवाले कर दिया था और खुद अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं अम्मा से मिलने गई। अम्मा कहने लगी, अरे चंबेली ने भी अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। मैं हैरत ज़दा रह गई थी। अरे अम्मा, वो गरीब लड़की, उसके हालात कैसे बदले? ये तो वाकई एक अनोखी बात थी। मैं हैरत से अम्मा से पूछ रही थी। अम्मा कहने लगी, न जाने उसे कौन सा खजाना हाथ लगा है, उसने रातों रात ही अपना रेस्टोरेंट भी बना लिया और ऐसा खाना बनाती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अब मैं हैरत से सोच रही थी कि चंबेली खाना तो वाकई अच्छा बनाती थी, लेकिन इतना भी जायका नहीं होता था उसके खाने में। लेकिन आज जब मैं उसके पास आई तो मैं उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो, कहाँ से सीख लिया? ये सुनकर वो घबरा गई। मैंने उसके चेहरे पर घबराए हुए तासुरात देख लिए थे। लेकिन एक दिन अपने दिल के तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं आधी रात को उसके घर गई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। चंबेली के पास वही जादुई हंडिया रखी थी और वो उसमें खाना बना रही थी। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उछल पड़ी, कहने लगी कि उर्वा बाजी आप यहाँ? मैं कहने लगी, चंबेली, ये हंडिया तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो घबराए हुए लहजे में कहने लगी कि ये हंडिया तो मैंने एक दुकान वाले से खरीदी थी। उसके चेहरे पर साफ झूठ जाहिर था। फिर मैं उससे कहने लगी कि सच सच बताओ, देखो मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। तो वो कहने लगी, ये हंडिया मुझे एक भले आदमी ने दी। उसने कहा था कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, वो मेरी मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने ये मुझे दे दी। अब देखो, इसमें इतना जायकेदार खाना बनता है कि मैं आपकी तरह ही इस शहर में मशहूर हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराती। फिर मैं वापस अपने घर आ रही थी जब पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो सामने वही जिनसात था, उस हंडिया का मालिक। मैं हैरत से उससे पूछने लगी कि तुम्हारे दिल में ये नेकी का ख्याल कहाँ से आया? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहब्बत और नेकी बांटने में ही आफियत है, नफरत में इंसान को कुछ नहीं मिलता, और ये बात मैंने अच्छी तरह समझ ली है। उसकी बात सुनकर मुझे दिली सुकून पहुंचा था। फिर मैं उससे कहने लगी, तुम एक अच्छी और मेहरबान जिनसात हो, तुम ऐसे ही इंसानों की मदद करते रहो, देखना तुम्हें कितनी खुशी हासिल होगी। ये सुनकर वो मुस्कुराया और फिर मेरे सामने से गायब हो गया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।